तो साहब, ये जो प्रधानमंत्री जिस बात को इंगित कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण एक समय पर इसलिए रहा क्योंकि पूरे देश में ये बता दिया गया कि भाई 4 दिन की गैस बची है, 5 दिन का पेट्रोल बचा है। मैंने तो ये देखा कि घर की बड़ी बड़ी टंकियां जिनमें पानी भरते हैं वो लोग लेकर पेट्रोल पंप पे चले गए। एक अफवाह तंत्र काम कर रहा था और उसी अफवाह तंत्र पर प्रधानमंत्री आज निशाना भी साध रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि देश ने किस तरह से उनका सहयोग किया और कैसे सरकार ने इस संकट से उबरने का काम किया। दत्ता जी। बिल्कुल मोहन, देखिए ऐसा है, मैं भारतवासियों को बताना चाहता हूँ आज के दिन में जो पूरी दुनिया के अंदर स्थिति बनी, जो ईरान यूएस इजराइल की जंग के कारण और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के कारण, उसके बावजूद आप अपने आसपास के मुल्कों को देखें उनका क्या हाल है। पेट्रोल की लाइनें लगी पड़ी हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है, कीमतें बढ़ गई हैं। मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ कि आप कहीं लाइन लगानी पड़ी? आपका पेट्रोल की अगर थोड़ा बहुत कीमत बढ़ी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप कोई ऑफिस जाने नहीं रुका, आपकी गाड़ियाँ नहीं रुकी, आपको कहीं पर पेट्रोल की राशनिंग नहीं हुई। और जो हम पूरे आत्मनिर्भर के ऊपर चल रहे हैं, E20 की बात रोज़ आप सुनते रहते हैं। E20 आज से थोड़ी है, 10-12 साल से E20 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी तो गाड़ी खराब नहीं हुई आज तक, किसकी गाड़ी खराब हो रही है? क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? सर, आपने बहुत बड़ी बात कही, गैस सिक्योरिटी पाइपलाइन के माध्यम से। अगर आपको एलपीजी का प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए एलपीजी कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, पेट्रोलियम कहाँ से लेके आ रहे हैं? नाइजीरिया से, वेनेजुएला से, अमेरिका से भी ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व, अगर मैं आपको बताने चाहूँगा, एक सिक्योरिटी का इशू है, इतने रिजर्व है कि आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर पेट्रोल की कभी कमी नहीं होगी। देश की जनता को सर यही बात तो समझना है, क्योंकि भ्रमित नहीं होना है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से खेल क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी बातें कही हैं। पीएम ने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए भारत दावेदारी पेश करेगा। खेलों में आगे बढ़ने के लिए देश भर में टैलेंट हंट का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे नए खिलाड़ी सामने आ सके। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री इस पर फोकस कर रहे हैं। कर्नल चौबे भी इस वक्त हमारे साथ हैं और मुख्य बात जिसके बारे में हम बार बार
कह रहे थे वो ये है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए 200 से ज़्यादा स्पर्धाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम खेलते नहीं हैं, क्वालिफाई नहीं करते। मैं इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं कि जब भी ओलंपिक के प्रसारण आते हैं, कई खेल ऐसे हैं जिसके बारे में बच्चे पूछते हैं कि ये खेल कौन सा है। भाई क्वालिफाई तो तब करेंगे जब हम वो खेल खेलेंगे। तो वो प्रसारण के दौरान यदि ये पूछा जाए कि ये कौन सी स्पर्धा है, अगर इन दिशाओं में बच्चे सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे या उनको नए इंस्ट्रक्टर मिलेंगे तो कर्नल चौबे किस तरफ हम आगे बढ़ेंगे? देखिए राम, आपको ध्यान होगा कि एक बड़ा छोटा सा मंत्र आया था, खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया के जरिए लोगों में, बच्चों में ये भावना जागृत की गई कि आपने खेल की तरफ भी ध्यान देना है। पहले हम बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन उस मानसिकता से निकालकर अपने आप को खेल भी राष्ट्र के प्रति एक आपके प्रेम की भावना को दिखा सकता है। ऐसा लोगों के मन में कूट कूट के भरा गया। हर मंत्री जो था आपको दिखाई दिया गया योगासन लगा रहा है या फिर खेल की कोई दौड़ दिखता है, ट्रैक सूट में दिखाई। मंत्री अधिकतर हम देखते हैं कि कुर्ता पजामा में दिखते थे। खेलो इंडिया के जरिए हमने मंत्रियों को देखा ट्रैक सूट में चल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। तो आम आदमी के मन में ये बात भरी गई कि खेल भी एक जरिया हो सकता है अपने आप को प्रोजेक्ट करने। और इसको लेकर जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा था शिवांगी, और मैं सभी मेहमानों को भी बताता हूं, दर्शकों को बताता हूं। राम, जो आपने खेल का जिक्र किया, हमें लगता है इस पे आगे बढ़े हम, क्योंकि आपको याद होगा नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, तब जाकर हमें पता चला कि भाला फेंकना भी एक गेम होता है, जेवलिन थ्रो। और आप देखिए उसका रिजल्ट हमें कितने साल बाद आया। ओलंपिक में वो गोल्ड सिल्वर लेकर आए और अब कॉमनवेल्थ में उनके साथ भारतीय ने ही एक पोडियम शेयर किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है यशवीर ने। तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक प्लेयर आगे जाता है तो भारत की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी और हम सभी की तरफ से योगदान रहना चाहिए कि आगे प्लेयर्स बढ़े। और उसके लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मेरे विचार में देखिए, आप कभी भी कोई टीम वापस आती है, प्रधानमंत्री जी के घर में जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। वो जो नहीं भी जीतता है उसको भी एनकरेजमेंट होता है कि भैया तुम कोई बात नहीं, कोई बात अगली बार मेहनत करो। आप सोचिए कि जिसके कंधे पर अगर प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ रख दिया, क्या जज्बा आ जाता है, क्या जोश आ जाता है। मैं इसी पे आ रही थी सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि देखिए जीत हार तो होती रहती है, खेल का ये नियम है, लेकिन मनोबल बढ़ाने का जो तरीका है, हारने वाले को भी ये एहसास दिलाना कि आप हार कर नहीं आए हो, आप कुछ कर आए हो। प्रधानमंत्री मोदी जब बच्चों से बात करते हैं, खिलाड़ियों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कम से कम आप कुछ ना कुछ तो सीख कर आओगे ही। और जो आप जिक्र कर रहे थे सर, जब भी इंटरैक्शन के वीडियो सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि मनोबल जो है वो हमेशा हाई होकर ही खिलाड़ियों का बाहर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वो देखिए, जीत के लिए एक खाली आपकी ट्रेनिंग ही जरूरी नहीं होती, उसकी ज़रूरत है मनोबल, उसके लिए ज़रूरत है जज्बा, उसकी ज़रूरत है हौसला। वो जब चीज़ आपके अंदर आ जाती है तो समझिए वो 1 से 11 बन जाता है। वही बात जब प्रधानमंत्री जी दे देते हैं वहाँ पर कि भैया आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ। और क्या गर्व की बात होती है, पहले आते थे जहाज से उतर के चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के यानी कि प्रधान सेवक के घर में अगर उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, वो अपने हाथ से उनको मिठाई खिला रहे हैं, क्या बात है। और ये देखिए, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग पर बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ा इशारा किया है। 40 देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है। ये क्या बताता है? नौजवानों को एमएसएमई सेक्टर्स में हम लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। पीएम ने इस मौके का फायदा उठाने की आप लोगों को सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल पैरामीटर्स का सामना हम लगातार कर रहे हैं और भारत इन एग्रीमेंट्स का फायदा आने वाले भविष्य में उठाएगा। सुनिए जरा। दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा।
मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं। मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना लाल किले की प्राचीर से यहाँ पर। और चौहान सर, बड़ी बात हो जाती है। देखिए, कई मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई, चाहे नक्सल मुक्त भारत की बात करें, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, खेल की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि 2047 तक विकसित भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसका खाका पहले खींचा जा चुका था, एक कदम आगे बढ़ाया गया। अब ऐसा लग रहा है कि आगे युवाओं को जोड़ने की एक अलग और अनोखी पहल इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर की है। चौहान सर, आपसे ये सवाल। जी, प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान जो किया है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उसके कई फायदे हैं। पहला एक तो यह है कि जो हमारा बच्चा पहले गांव में रहता था, गांव से निकलकर पढ़ाई करता है, ऊपर आता है, और खेलों को बहुत महत्व दिया गया है। हम देखते हैं कि जो बच्चा खेलों में स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर आता है, उसको अचानक प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ तक दिया गया है कि फौज में भी उसको एक ऑनरी रैंक दे दिया जाता है ताकि उसकी इज्जत बढ़े। वो अपने लोगों में बताता है कि ये खेल की वजह से ये सब मेरे सब काम पूरे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है। और फ्री ट्रेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, उस पर भी हम मेहमानों से बात करेंगे और बताएंगे कि आने वाले भविष्य में भारत की आर्थिक मजबूती किस दिशा में जा रही है।